सो इस वीडियो में हम समझेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के बारे में। काफ़ी सिंपल एक्ट है और इसे करके हम बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड करेंगे। और ये एक्ट समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, देखिए विजिलेंस मतलब होता है टू ओवरसी या टू गार्ड, नज़र रखना अपनी। ठीक है, किसी चीज़ पे नज़र रखना को बोलते हैं विजिलेंस रखना। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो बॉडी है ये भी यही काम करती है, नज़र रखने का, गार्ड करने का, लाइक अ वॉच डॉग। ये काम क्या करती है? ये सेंट्रल ये इसके बहुत सारे काम होते हैं, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं विच वी विल स्टडी इन फर्दर पार्ट। फॉर एग्जांपल इसका काम है एडवाइस करना, गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि करप्शन को कैसा रोका कम करा जाए। इसका काम है सीबीआई अगर कोई जांच कर रही है उस पर विजिलेंस रखना कि क्या वो जांच ठीक हो रही है नहीं हो रही है, कोई इंक्वायरी करनी है, कोई आपको शो करूँ ये। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को भी कि ये सनातनम कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसका गठन हुआ था। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1964 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिससे ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बॉडी बनी थी, लेकिन उस वक्त ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। उसके बाद 1988 में एक ऑर्डिनेंस आता है जिससे इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया जाता है। उसके बाद सीवीसी एक्ट पास होता है 2003 में। फिर तो ये अपना एक स्टैट्यूटरी बॉडी का इसने पूर्ण रूप ले लिया। ठीक है, ये ब्रीफ में इसकी हिस्ट्री है, तो ये अपनी नॉलेज के लिए है। सनातन कमेटी, फिर रेजोल्यूशन आया 1988 में, ऑर्डिनेंस आया, सीवीसी एक्ट आया। ठीक है, देखिए एक्ट में जाने से पहले मैं एक बार ब्रीफ बताना चाह रहा हूँ क्योंकि एक्ट सिंपल है और इसको हम क्विकली ख़त्म करेंगे। मेंबर्स इसमें देखिए, जो इसमें है, जो सबसे एपेक्स व्यक्ति है, जो अथॉरिटी जो है, उसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बोलते हैं। और साथ में उसमें मेंबर्स होते हैं बॉडी के अंदर। तो उसमें एक सीवीसी होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, साथ में 2 अन्य मेंबर्स होते हैं। ध्यान रखना है, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। बहुत ये बॉडी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सिलेक्शन कौन करता है इस बॉडी का? इनकी जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को और मेंबर्स को जो सेलेक्ट करते हैं, वो होते हैं, उसमें बॉडी सिलेक्शन बॉडी होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ठीक है, सीवीसी का रोल क्या है? एडमिनिस्ट्रेट करने का, इंक्वायरी, कंप्लायंस करने का, एडवाइजिंग गवर्नमेंट, ओवरसी द फंक्शन ऑफ सीबीआई। और ध्यान रखना है, सेंट्रल लेवल के जो भी मामले हैं उनमें वॉचडॉग का काम करती है। ठीक है, ये वर्क इंडिपेंडेंटली काम करती है, गवर्नमेंट कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता। और जो इसमें टर्म होता है 4 साल का होता है या 65 साल का होता है। 65 साल की एज या 4 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, और रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये हमने ऐसे ही जस्ट क्विकली इसको ओवरव्यू देख लिया इसका। अब हम आते हैं एक्ट की, बियर एक्ट के लैंग्वेज पे। देखिए, इन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सिंपल बात है, प्रियम्बल में लिखा है कि इस एक्ट से सीवीसी का गठन हुआ है। सीवीसी का रोल क्या है? टू इंक्वायर और कॉज इंक्वायरीज मतलब इंक्वायरी करवाना। ठीक है, किसी ये लाइक ऑफिशियल्स को या जो और एजेंसीज हैं उनको, उनसे इंक्वायरी करवाना। टू बी कंडक्टेड इनटू ऑफेंसेस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसकी हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हम पढ़ी चुके हैं ऑलरेडी। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो भी उनके पास कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं, कोई भी वो कुछ भी उनको लगता है कि इसमें इंक्वायरी होना चाहिए, तो वो डायरेक्शन दे सकते हैं बाई सर्टेन कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब देखो यहाँ पे नोट करो, बाई सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाई अंडर सेंट्रल एक्ट, कोई भी कॉरपोरेशन सेंट्रल एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुई है। सपोज कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं,
गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, कोई सोसाइटीज़ हो गई, लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, सब कुछ कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर टू। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सेंट्रल नाम है इसका, सब कुछ सेंट्रल से ही चल रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल आता है डेफिनेशन क्लॉज में, दिस एक्ट में भी कॉल्ड सीवीसी, कोई बात नहीं, हमें पता है। और डेफिनेशंस में ऐसा जिसमें कुछ है नहीं कि डेफिनेशन क्लॉज को याद किया जाए, कि सब में यही लिखा है कि ये बॉडी के लिए आप ये वाला सेक्शन देखिए, इसके लिए आप वो वाला सेक्शन देखिए। लाइक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मीन्स द वन हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4। ठीक है, कमीशन मीन्स कमीशन अंडर सेक्शन 3। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट मीन्स डीएसपी अंडर सेक्शन दिस ऑफ डीएसपीई। गवर्नमेंट कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। लोकपाल मतलब अंडर लोकपाल एक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। विजिलेंस कमिश्नर मीन्स विजिलेंस कमिश्नर अंडर सेक्शन 4। तो डेफिनेशन क्लॉज में ऐसा कुछ है नहीं कि इस पर कोई क्वेश्चन बना जाए, हमने एक बार रीड कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। अब मतें कॉन्स्टिट्यूशन पे, मैंने बताया था कौन कौन होता है इसके अंदर। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था CVC +2, यानी कि देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी known as CVC, Central Vigilance Commission, who shall exercise the powers conferred upon to perform the functions given under this act। जो भी इस एक्ट में फंक्शंस हैं वो करेगी। एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सबसेक्शन 3 ऑफ CVC ऑर्डिनेंस। इसको एक बार रीड कर लीजिए, मैंने हिस्ट्री बताई दी है कि ऑर्डिनेंस आया था पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी स्टेचुटरी बॉडी का निर्माण हुआ, तो वही सब है, बस इसको पढ़ लीजिए। देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी टू बी नोन एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, ये सब में बस एक बार को जस्ट मेयर रीडिंग इज इनफ। एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ CVC ऑर्डिनेंस विच सीज टू ऑपरेट। ये ऑर्डिनेंस एक लिमिटेड टाइम तक के लिए था। एंड कंटिन्यूड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। Resolution dated 4 April 1998 as amended and dated 13th August shall be deemed to be the commission under this act। तो सेक्शन 3 बस ध्यान रखना, सेक्शन 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें कौन कौन होता है? CVC कमिश्नर और साथ में 2 मेंबर्स। यही हमने यहाँ लिखा था, यहाँ पे। और शेल बी अपॉइंटेड, क्या है इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? या तो एनी पर्सन हैज़ बीन इन ऑल इंडिया सर्विसेज और इन सिविल सर्विस ऑफ यूनियन और इन सिविल पोस्ट अंडर यूनियन हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द मैटर्स रिलेटिंग टू विजिलेंस पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ऑल इंडिया सर्विस में जो होता है ना, आर्टिकल 312 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक IAS, IPS, IRS, ये सब जो कैटेगरी के जॉब्स होती हैं, क्लास A ऑफिसर्स, तो उनमें से अपॉइंट करेंगे आप। और राज्यसभा के पास पावर्स होती हैं क्रिएट करने के लिए। ठीक है, दूसरा, हु हैव हेल्ड ऑफिस और होल्डिंग ऑफिस इन एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी owned or controlled by central government, and persons who have expertise and experience in finance like insurance, banking, law, vigilance and investigations। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस के बंदे हुए, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी जॉब में रहा हो, उसको ये रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है फाइनेंस में, बैंकिंग में, लॉ, क्योंकि उनका काम ही यही है, इसलिए यही रिक्वायरमेंट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यही है। तीसरा, ये पढ़ लीजिए, प्रोवाइज दैट from amongst the Central Vigilance Commissioner and the Vigilance Commissioner, not more than 2 persons shall belong to the category of persons referred to either in A or B। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति आप अपॉइंट कर रहे हैं वो या तो इस कैटेगरी से होनी चाहिए या इस कैटेगरी से। सपोज कर हमने 2 मेंबर्स अपॉइंट करिए, 1 सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्लस मेंबर, उसमें लिखा था ना नॉट मोर देन 2 मेंबर, तो एक मेंबर भी अपॉइंट हो सकता है, 2 मेंबर भी हो सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर जो भी हमें रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो या तो A में से भी होना चाहिए और B में से भी। ये नहीं कि एक ही कैटेगरी के व्यक्ति हमने अपॉइंट कर दिए।
ठीक है। इसका मतलब अगर CBC सपोज करो एक व्यक्ति यहाँ से इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो दूसरा इसमें फॉल करना चाहिए। और अगर 3 हैं टोटल है अपना CBC प्लस 2 मेंबर्स हैं, तो अगर 2 इसमें से हैं तो एक इसमें से होना चाहिए, या एक A में फॉल कर रहा था तो बाकी दोनों B वाले कैटेगरी से होने चाहिए। मतलब एक दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टाइप के बंदे होने चाहिए ताकि हमें डाइवर्स एक्सपीरियंस मिले, जिससे CBC अपना फंक्शंस अच्छे से कर सके। अब इसे पढ़िए। प्रोवाइडेड दैट फ्रॉम अमंग्स द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर्स not more than 2 person shall belong to the category of persons referred to either in clause A or B. सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट सेक्रेटरी टू कमीशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट सेक्रेटरी टू कमीशन ऑन सच टर्म्स एट डीम्स फिट टू एक्सरसाइज सच पावर्स एज मे बी स्पेसिफाइड। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो भी पहले एक्ट आने से पहले जो भी अपॉइंट हुए थे ऑर्डिनेंस के थ्रू, रिजोल्यूशन जब था पहले, तो जो भी उस वक्त अपॉइंटेड थे, दे शैल बी डीम टू हैव बीन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। मतलब ये कि दोबारा जो पहले ऑलरेडी हो चुके हैं और तो वापस से फिर से अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ना करके उनको ही इस एक्ट के अंदर वैलिड माना जाएगा, उनका अपॉइंटमेंट वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, अदर विजिलेंस कमिश्नर एंड द सेक्रेटरी अपॉइंटेड अंडर द ऑर्डिनेंस, यानी कि जो एक्ट आने से पहले की बात है, और द रिजोल्यूशन कहा था ना, रिजोल्यूशन आया था, ऑर्डिनेंस आया था, तो जो भी पहले अपॉइंट हो चुके हैं तो दे शैल बी डीम टू हैव बीन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट ऑन सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। फिर बार बार से अब क्यों टाइम वेस्ट करें हम, क्यों हम टाइम एक्सटेंड करें फिर से वही सब दोहराना, चीज़ दोहराने, इसका मतलब ये है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन term of office shall be constituted as term of office with effect from the date CVC or any vigilance commissioner has entered into office। तब जिस दिन से वो एंटर हुआ है अपना ऑफिस से उस दिन से मानेंगे टर्म ऑफ ऑफिस, with effect from date on this he has entered upon office and continued as such under this act, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस आज वो ऑफिस में अपने आज उसने अपनी ऑफिस ज्वाइन किया तो उस दिन से मानेंगे कि टर्म ऑफ ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। अपॉइंटमेंट बताया था मैंने, सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा, कौन कौन होगा सिलेक्शन कमेटी में, PM, HM, LOP, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और लीडर ऑफ अपोजिशन। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड अदर मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंट प्रेसिडेंट करके ध्यान रखना है इसको, क्योंकि कोई भी एग्जीक्यूटिव जो काम होता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली बात लिखी है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, होम मिनिस्टर मेंबर होंगे अपने, और लीडर ऑफ अपोजिशन, ताकि अपोजिशन भी को भी यहाँ पे इंक्लूड करा गया है ताकि जो बायसनेस ना हो और इंडिपेंडेंसी बनी रहे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल शैल व्हेन नो सच लीडर है। अगर देखो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा ऑफिशियली, तो जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का व्यक्ति होगा अपोजिशन में उसको हम लीडर अपोजिशन मानेंगे, ये ध्यान रखना। मैं पढ़ देता हूँ फिर से इसको। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल शैल व्हेन नो सच लीडर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इंक्लूड द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन अपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट इन द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा में जो भी पार्टी होगी, सिंगल लार्जेस्ट जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी, उस व्यक्ति उसका जो लीडर होगा उसको ही लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया जाएगा, ठीक है। नो अपॉइंटमेंट शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी। ये देखिए कमेटी, मतलब ये कमेटी है हमारी, तो अगर कमेटी में कोई वैकेंसी और अपॉइंटमेंट करते गया तो वो अपॉइंटमेंट को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, सिंपल बात। नो अपॉइंटमेंट ऑफ CVC या कि मेंबर्स का शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी इन दिस कमेटी। कमेटी कौन सी, ये वाली कमेटी, चेयरपर्सन, मेंबर, प्राइम मिनिस्टर, LOP, HM की, ठीक है। देखिए टर्म्स एंड अदर कंडीशंस सब्जेक्ट टू प्रोविजन दिस, कितने टाइम के लिए रहेंगे, मैंने बताया था यहाँ पे 4 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, ये भी ध्यान रखना, जो भी पहले आ जाए। सब्जेक्ट टू दिस सब सेक्शन 3 and 4 हम आगे देखेंगे। कमिश्नर शैल होल्ड फॉर टर्म 4 years फ्रॉम द डेट ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस।
or till he attains 65 years of age, whichever is earlier. And Central Vigilance Commissioners on ceasing to hold his office shall be ineligible for reappointment in the commission. ठीक है भाई, समझ गए? ये ध्यान रखना हमें, 4 ईयर्स और 65 साल। और दूसरा, एक बार ही बन सकते हो आप, फिर से आप अपॉइंट नहीं होगे इसके अंदर कमीशन में, ठीक है? एक बार ही मौका मिलेगा आपको बस। एवरी विजिलेंस, अब देखिए अभी पढ़ लिया हमने चेयरमैन, जो अपने कमिश्नर साहब हैं उनकी टर्म ऑफ ऑफिस। जो बाकी मेंबर्स हैं, द विजिलेंस कमिश्नर जो हैं, शैल होल्ड फॉर टर्म ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट दे एंटर इन ऑफिस और एज ऑफ 65 विच एवर अर्ली। इनकी भी सेम है, मेंबर्स की भी सेम है, कमिश्नर साहब की भी सेम है। ये मेंबर्स की हो गई अपनी, ये कमिश्नर की हो गई अपनी। देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन बनते हैं कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं वो तो एलिजिबल है नहीं रीअपॉइंटमेंट के लिए, कमिश्नर हैं, रीअपॉइंटमेंट उनका नहीं होने वाला। जो अदर जो आपके कमिश्नर और जो अदर विजिलेंस कमिश्नर हैं, यानी कि जो बाकी 2 मेंबर्स थे, दे कैन बी रीअपॉइंटेड। ये लिखा ना, एवरी विजिलेंस कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर 4 ईयर्स और 65 ईयर्स एंड ऑन सीजिंग टू होल्ड शैल बी एलिजिबल। और वहाँ लिखा था इनएलिजिबल, शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस। देखो ये रीअपॉइंटमेंट के लिए, ये तो मेंबर रहे ना, तो रीअपॉइंटमेंट के लिए किसके लिए हैं ये फॉर द इससे ऊपर वाली पोस्ट के लिए, यानी कि कमिश्नर के लिए। मतलब यदि आप मेंबर हो और विजिलेंस कमिश्नर रहे हो और आपका टेन्योर, और उसके बाद आप सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन सकते हो, लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रहे हो उसके बाद आप फिर से अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है? छोटी से ऊपर पोस्ट पे जा सकते हो, लेकिन हाईएस्ट पोस्ट के बाद फिर से उस पोस्ट पर नहीं आ सकते। ये देखिए, टर्म ऑफ विजिलेंस कमिश्नर इफ अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शैल नॉट बी मोर देन 4 ईयर्स इन एग्रीगेट एज द विजिलेंस कमिश्नर। मतलब यही बात है कि कोई व्यक्ति विजिलेंस कमिश्नर रहा है और कार्यकाल के दौरान अपने वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी बन जाता है, तो टोटल मिला के 4 ईयर्स ही आप सर्व करोगे, ठीक है? ये नहीं कि इतना, इसका भी पूरा आपने फ़ायदा उठाया, ये भी मतलब इसका भी आपने पूरा टेन्योर ख़त्म करा, और इसका भी एग्रीगेट 4 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है? देखिए, अपॉइंट कौन करता है, हमने पढ़ा था ऊपर, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और जो भी इसमें विजिलेंस कमिश्नर हैं, सीवीसी और वीसी हैं, और दे मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओथ और फॉर्मेशन होती है, ठीक है? जो भी शेड्यूल एक्ट के अंदर ओथ है वो आपको लेनी पड़ेगी कि मैं अपनी पद का गरिमा मेंटेन करूँगा और अपना कार्य निष्पक्ष रूप से मैं करूँगा, ठीक है? यही सब। रिज़ाइन कैसे करोगे? प्रेसिडेंट को चिट्ठी, रिजाइनेशन लेटर लिख के। और रिमूव कैसे होंगे? रिमूव के लिए हम सेक्शन 6 पढ़ेंगे, क्या क्या रिमूव के कंडीशंस हैं। देखिए, एक बार आप सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रह चुके हैं, विजिलेंस कमिश्नर रह चुके, आप कुछ पोस्ट हैं जिस पे आप अपॉइंट नहीं हो सकते। वो कौन कौन सी पोस्ट हैं? एनी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट, अपॉइंटमेंट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी लाइक गवर्नर वगैरह, एंड सच अदर असाइनमेंट और अपॉइंटमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय प्रेसिडेंट। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इनका पर्पस यही है ताकि कोई भी काम में इन्फ्लुएंस ना हो और ताकि वो काम इंडिपेंडेंटली कर सके। फर्दर एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोथ और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। कोई भी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट नहीं कर सकते, यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते, या कोई भी अपॉइंटमेंट मेड बाय प्रेसिडेंट वो नहीं ले सकते आप। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में। सैलरी क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अगेन फॉर प्रीलिम्स पर्पसेस, एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। और
विजिलेंस कमिश्नर जो हैं उनकी क्या सैलरी होगी एज अ मेंबर ऑफ, क्योंकि उनकी पोस्ट मेंबर के इक्वल है ना, तो जो यूपीएससी के मेंबर हैं उतना उनका लेवल मिलेगी सैलरी और अलाउंसेस, और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुआ, उसको पहले से कोई उनकी पेंशन बंधी हुई थी या सैलरी थी, तो सॉरी पेंशन वगैरह उनकी थी पहले से ही। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट इफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर इज, जिस वक्त उनका अपॉइंटमेंट होता तब की बात कर रहे हैं हम, उनके पास पेंशन इज इन रिसिप्ट ऑफ अ पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीवियस सर्विस अंडर गवर्नमेंट, पहले कोई सर्विस उन्होंने करी है, उसके बाद दूसरी सर्विस में अपॉइंट हुआ है, तो हो सकता है पहले की सैलरी उनकी आ रही है ऑलरेडी, कोई पहली पेंशन कोई आ रही है उनकी, हिज सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ऑफ द सर्विस एज कमिश्नर या member shall be reduced by amount of that pension, including any portion of pension which was committed and pension equivalent of other form of retirement benefits, excluding pension equivalent of retirement gratuity। देखिए रिटायरमेंट ग्रेचुटी के अलावा जो भी होगा उसको प्रोपोर्शनेट में कम कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर कोई पहले से पेंशन आ रही है, देखिए कौन क्या क्या चीज़ एक्सक्लूडेड है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी एक्सक्लूडेड है और डिसेबिलिटी और वोंड पेंशन एक्सक्लूडेड है, ये ध्यान रखना बस। एक्सक्लूडेड डिसेबिलिटी पेंशन, वोंड पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेचुटी, इक्विवेलेंट टू ग्रेचुटी। ठीक है, ये तीन चीज़ें बस, बहुत कॉमन सेंस वाला लॉजिकल बात है वैसे तो ये। तो इसमें भी सेम बात है, उसमें था कि अगर वो किसी गवर्नमेंट की सर्विस में यहाँ पे कि वो किसी कॉरपोरेशन वगैरह में रहे हैं, कॉरपोरेशन विच इज़ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट सेंट्रल एक्ट, तो फिर वही इक्विवेलेंट रिड्यूस हो जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये विजिलेंस कमिश्नर is at time of his appointment in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in corporation established by government, the central government, then his salary in respect of the service as CVC or as the vigilance commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits. Provided also that salary, allowance, pension payable and other conditions of service of CVC shall not be varied to his disadvantage after his appointment। मतलब आप कैसे भी उसको चेंज नहीं करेंगे सैलरी वगैरह को कि उसको आप डिसएडवांटेज हो कोई भी उसके अपॉइंटमेंट के बाद, कि उसकी सैलरी ऐसे कि हम आपकी अपॉइंटमेंट सैलरी कम कर देंगे और आपकी हम ग्रेचुटी ख़त्म कर देंगे, ताकि वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सके। और क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वहाँ पे किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो ये सब चीज़ें इसलिए लिखी हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देख लीजिए रिमूवल कैसे होगा इनका। Subject to this, CVC और विजिलेंस कमिश्नर shall be removed from office by order of president। ठीक, सब कुछ प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं इसमें, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन लेटर उनको देना है आपको, ओथ उनको देनी है, रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेंगे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जो भी देखिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर हमारे एग्जाम पर्पज़ के लिए, उस पर थोड़ा ज़्यादा मैं स्ट्रेस दूंगा। बाकी तो मैं रीडिंग करूँगा, जो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिंपल रीडिंग ही ना, फिर वहाँ पर हम सिर्फ रीडिंग करके उसे छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए रिमूवल प्रोसेस क्या है ये समझ लीजिए एक बार। प्रेसिडेंट साहब हैं, वो रेफ़र करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, रिमूवल कैसे होगा, प्रेसिडेंट जो हैं वो रेफ़र करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, विच विल कंडक्ट एन इंक्वायरी। मैंने कहा था ना इम्पोर्टेंट पोस्ट है, उसको जहाँ पे सब चीज़ सोच समझ के की जाती हैं। ठीक है। सब्जेक्ट
द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और कोई भी कमिश्नर शैल बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी after the Supreme Court on a reference made to it by the President made reference to the Supreme Court has on inquiry reported that the Central Vigilance Commissioner or the Commissioner has should ought to be removed on such ground. मतलब प्रेसिडेंट रेफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और ग्राउंड क्या है अपने इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, ठीक है, मिसबिहेवियर या और इनकैपेसिटी. The president may suspend from office and if deemed necessary prohibit also from attending the office during inquiry. तो जब तक इंक्वायरी चल रही है उनके ऊपर चेक करने के लिए क्या प्रॉब्लम मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है, प्रेसिडेंट चाहे हमको सस्पेंड कर सकते हैं कि तब तक आप ऑफिस पे कोई काम नहीं करेंगे, है ना. विल बी एब्सटेंड फ्रॉम वर्किंग ड्यूरिंग वाइल द इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड. और वो चाहे तो और उनको प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कोई भी आप ऑफिस अपना कार्यभार नहीं संभालेंगे, ठीक है. ये बात लिखी है. द प्रेसिडेंट में सस्पेंड और प्रोहिबिट ऑल्सो फ्रॉम अटेंडिंग द ऑफिस ड्यूरिंग इंक्वायरी द CVC और CVC इन रेस्पेक्ट ऑफ होम रेफरेंस हैज बीन मेड, ठीक है, until the president pass orders on receipt of report of supreme court. ठीक है, वही रिपोर्ट का वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से क्या रिपोर्ट आई. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर रिमूव ऑफिस ऑफ CVC और विजिलेंस कमिश्नर और एज द केस पे भी. देखिए जनरल रूल तो क्या है, प्रेसिडेंट भेजेंगे रेफरेंस, ग्राउंड इंक्वायरी होगी, चेक करेंगे कि इनकैपेसिटी हुई है, मिसबिहेवियर हुआ नहीं हुआ, तो रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट की, उसके हिसाब से प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर करेंगे. लेकिन ये लिखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस, मतलब जनरल रूल हमने पढ़ लिया ऊपर, लेकिन प्रेसिडेंट विदाउट रेफरेंस भेज के भी रिमूव कर सकते हैं. वो कब कर सकते हैं वो हम देखते हैं. चलो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 1 जो हमने पढ़ा भी, प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एनी कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर मेंबर्स इफ इंसॉल्वेंट हो चुका है, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, मॉरल टर्पिट्यूड. सब ज़्यादातर एक्शन सब में यही सिमिलर कंडीशंस की होती हैं. मॉरल टर्पिट्यूड का कोई इन्होंने ऑफेंस उसमें कन्विक्शन हो चुका है और कोई दूसरी एम्प्लॉयमेंट उन्होंने एक्वायर कर ली है, ठीक है, एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ ऑफिस और इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ही इज अनफिट टू कंटिन्यू ड्यू टू इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, ठीक है. अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकते. कोई इनको सपोज कीजिए कोई इनको पैरालिस कोई भी ऐसी बीमारी हो गई है, कुछ भी ऐसी परेशानी हो गई है जिससे वो अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभा पा रहे, एक्वायर्ड फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट लाइकली टू प्रेजुडिशली हिज फंक्शन एज अ कमिश्नर और अ CVC, ठीक है. कोई भी फाइनेंशियल गेन, कोई भी इंटरेस्ट आ गया हो ना जिससे लगता है कि उनकी कार्यकाल वो अपना कार्यभार अपना सही से संभाल नहीं पाएंगे. इफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर becomes in any way concerned or interested in contract or agreement made by on behalf of central government of India, participates in any profit emolument, then as a member and in common with other member. देखिए इसमें बता रखा है कि मिसबिहेवियर मतलब क्या होता है. मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं. ये एक सर्कमस्टेंसेस दे रखा है वेयर ही शैल बी डीम्ड, शायद प्रिजम्पशन होगा मैंडेटरी, माना जाएगा कि वो मिसबिहेवियर के गिल्टी हैं, ही इज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर. वो कब है, कंडीशन ये पढ़ लीजिए. इफ इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें कोई इंटरेस्ट आ गया, पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, कोई प्रॉफिट या कोई बेनिफिट, एमोल्यूमेंट, कुछ भी बेनिफिट ले रहे हैं वो अदर देन मेंबर, मतलब अपनी पोस्ट से सैलरी ड्रॉ करने के अलावा कोई और भी इंटरेस्ट उनको, कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट उनके आ गए, कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट उनका आ गया, ठीक है, तो वो माना जाएगा कि वो मिसबिहेवियर का ही एक रूप है, ठीक है. तो पोस्ट ऐसी है कि आपको बहुत गरिमा में मेंटेन करनी है इस पद की, तो ये सब पद की गरिमा बनी रहा है, इसलिए सब चीज़ें यहाँ लिखी हैं.
रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन विद कमीशन, ठीक है, कितना स्टाफ होना चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए सर्विस की, तो ये सब है। तो सेक्शन 1 से 7 हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। बहुत सिंपल लगा हुआ, समझ में आ गया हुआ, आई होप सो। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।